नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ। आज हम फिर से कुछ अच्छी बातें करेंगे, प्रोडक्टिव बातें करेंगे, जानेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं उसका बेसिक फंडा, बेसिक मूल मंत्रा हमारे बिज़नेस का क्या है, कैसे हमारी कंपनी जो टीएंस इंटरनेशनल है उसका जो कॉन्सेप्ट है 100 ईयर्स हेल्दी लाइफ, उस कॉन्सेप्ट के पीछे का राज क्या है, किस तरह से हम 100 ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ की परिकल्पना करते हैं कि हम 100 साल एक सुखी, एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। और सुखी जीवन का जो सार है वो स्वास्थ्य में छिपा होता है, तो 100 साल तक कैसे स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रख के उनको सही दिशा दिखा करके उनको 100 साल सही ढंग से हेल्दी रह करके ज़िंदगी जीने की कला अगर हम सिखाएं तो कैसे हम इस बात से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी लाइव वीडियोज़ में बताया है कि जो टीएंस है ये एक केवल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक फ़िलॉसफी है, ये एक पाथ है। आपने देखा होगा टीएंस का जो वीडियो है, जो टीएंस के प्रोफाइल को दिखाता है, उस वीडियो को टीएंस का प्रोफाइल वीडियो या इस तरह से कुछ नहीं बोला जाता है। दैट वीडियो हैज़ बीन नेम्ड पाथ ऑफ टीएंस। टीएंस की राह। टीएंस की राह क्या है? टीएंस की राह, टीएंस का जो मंजिल है वो है 100 ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। लेकिन उसकी राह क्या है? किस रास्ते पे चल के हम 100 ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ को प्राप्त करते हैं? वो जो रास्ता है वो है TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हमारे महान आयुर्वेद की तरह एक महान चिकित्सा पद्धति है, 5000 साल से ज़्यादा पुरानी है। और TCM के बेस में क्या है? TCM के बेस में है जो 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। ये बेसिक एलिमेंट्स को ध्यान में रख करके TCM बनाया गया है। उसके हिसाब से उसके 5 बेसिक ऑर्गन्स भी, जैसे हार्ट, लिवर, किडनी और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अलावा जो हमारे लंग्स हैं, ईयर है, ये सारी चीज़ों को कैटेगराइज किया है एलिमेंट्स के हिसाब से। म्यूचुअल जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है नेचर का, वो नेचर का जो म्यूचुअल, जैसे कि मैंने आप लोगों को मैसेज में कन्वे किया था कि सबसे पहले मैं आपको टीएंस और TCM का रिलेशन बताऊंगा कि TCM है क्या चीज़। बहुत सारे लोग TCM पैथी बोलते रहते हैं, बट TCM का उनको नॉलेज नहीं है। TCM एक्चुअल में एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें कि कॉम्बिनेशन है रेयर हर्ब्स का, जड़ी बूटियों का, एक्यूप्रेशर का, एक्यूपंक्चर का, की बैलेंसिंग, एनर्जी बैलेंसिंग का, उसके बाद मसाज का, रिफ्लेक्सोलॉजी मसाज का। हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, वो एनर्जी का फ्लो कहलाता है, तो उसकी बैलेंसिंग है। क्योंकि अगर आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में 2 पोल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन। अगर नेगेटिव आयन बढ़ गया तो भी बीमारियां हो सकती है, पॉजिटिव आयन बढ़ गया तो भी बीमारियां हो सकती है। उन दोनों को बैलेंस करके भी बीमारियों को कंट्रोल में रखना, ठीक करना TCM हमें सिखाता है। तो उसके हिसाब से जो म्यूचुअल जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो उस म्यूचुअल जनरेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वुड जनरेट्स फायर, लकड़ी से आग जलती है, फायर जनरेट्स अर्थ, आग की वजह से ही धरती की परिकल्पना हुई। आपने सुना होगा धरती पहले आग का गोला थी। अर्थ जनरेट्स मेटल, मेटल जनरेट्स वाटर एंड वाटर जनरेट्स अगेन वुड। यानी वुड से कहानी शुरू हुई थी, वुड पे पहुंच गई, प्रकृति पे, लकड़ी पे, नेचर पे पहुंच गई। उसी तरह से जो TCM का जो सिद्धांत है, TCM कहता है रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ क्या मतलब कि आज मान लीजिए 9 मई है, 9 मई को आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर जिस कंडीशन में है पूरी तरह से हेल्दी कंडीशन में है। 10 मई को आप बीमार हो जाते हैं, आप आयुर्वेद में जाओ, होम्योपैथ में जाओ, एलोपैथ में जाओ, तो वो आपको दवा देंगे और बीमारी को दबा देंगे। वो आपको दवा देंगे और बीमारी को दबा देंगे। बीमारी को दबा देंगे मतलब आपको लगा कि मैं ठीक हो गया, यानी 11 मई को आप ठीक महसूस करते हैं, लेकिन बीमारी को दबा दिया जाता है। लेकिन TCM में क्या किया जाता है, आप 9 मई को स्वस्थ हैं, 10 मई को बीमार हो गए, तो जब आप TCM के प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो वो आपकी बीमारी को दबाता नहीं है। वो 9 मई को आपका शरीर जिस हालात में था उस हालात में आपको लेके जाता है, जो अंग खराब हो गए हैं उनको ठीक करके, यानी रिस्टोर करता है आपका हेल्थ। 9 मई को आप जैसे थे वैसा बना देता है, जैसे थे। जैसे फौज में एक कमांड होती है ना, परेड में जब कोई गलत स्टेप हो जाता है तो जैसे थे मतलब जैसे थे वैसे हो जाओ। जैसे अगर प्लाटून कमांडर ने अपने प्लाटून को कमांड दिया बाएं मुड़, कुछ लोग बाएं सही से नहीं मुड़े या कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो फिर बोलता है जैसे थे, मतलब बाएं मुड़ के कमांड से पहले जैसे खड़े थे वैसे हो जाओ। वैसे ही
ये जो TCM है वो करता है जैसे थे 9 मई को आप जब पूरी तरह से हेल्दी थे, आपका शरीर जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में ले आता है TCM, दैट इज़ कॉल्ड रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। उस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अलावा TCM का मानना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई भी बीमारी हो जाए उसके बाद उसका इलाज करना हमेशा जटिल, मुश्किल, दर्द भरा, परेशानियों भरा और ज़्यादा खर्चीला होता है। अगर हम अपने शरीर को और बीमारियों से शरीर को बचाया तो नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है कि अगर हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं तो हम बीमार ही ना पड़ें। तो TCM एक पूरी फिलॉसफी है, पूरी एक पद्धति है जो आपको सिखाती है कि आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपका कंडक्ट ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए, आप पानी कैसा पिएं, नींद कैसी लें, कौन से हर्ब्स का सेवन करें, कौन से एक्सरसाइज करें, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करें, आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसा होना चाहिए ताकि आपको कोई बीमारियां हो ही ना। यही है TCM का कॉन्सेप्ट। और अगर बीमारियां हो भी जाए तो TCM क्या करता है, 4 तरीके अपनाता है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन 4 तरीके अपनाती है बीमारियों को ठीक करने के लिए। बाकी चीज़ों में सिर्फ मेडिकेशन है, दवाइयाँ, सर्जरी, तो सारा बीमारी के पोस्ट डिजीज़ ट्रीटमेंट्स हैं, वो भी काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं, कई बार हमारी जान बचती है, हम एलोपैथी वाले के पास जाते हैं, तो किसी की भी बुराई करना हमारा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है सिर्फ आपको TCM का कॉन्सेप्ट समझाना। अगर मैं दूसरों से कंपेयर करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ। मेरा कैरियर ही दूसरे एलोपैथी उस पर टिका हुआ है, तो और उसी से शुरू हुआ है, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। लेकिन जो TCM का कहना है, TCM 4 पद्धति पे काम करता है आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए। पहला तो रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, आपको बीमारी, और उसके बाद उससे भी पहले रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ से भी पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप बीमार हो ही ना। अगर बीमार हो गए तो आपके हेल्थ को रिस्टोर करेगा। आप बीमार होने से पहले जैसे थे वैसा बनाएगा। कैसे बनाएगा, उसके लिए 4 बेसिक कोर प्रिंसिपल्स हैं TCM के। वो क्या क्या है? क्लिनजिंग, रिप्लेनिशिंग, स्ट्रेंथनिंग और बैलेंसिंग। अब आप लोगों से मैं कमेंट में जवाब चाहूँगा कि क्लिनजिंग क्या है, रिप्लेनिशिंग क्या है, स्ट्रेंथनिंग क्या है और बैलेंसिंग क्या है। और आप लोगों से कमेंट में जवाब देने के साथ साथ मैं 2 मिनट का पॉज लूँगा, बिकॉज मैं सुबह से बहुत बिजी था किसी काम में, तो मैं अपने सप्लीमेंट्स नहीं ले पाया हूँ। तो मैं आज सप्लीमेंट्स सारे साथ लेके बैठा हूँ, तो तब तक मैं अपने सप्लीमेंट्स भी ले लूँ। कहा जाता है अच्छे काम के लिए कोई सही वक्त नहीं होता, वैसे ही सप्लीमेंट्स लेने के लिए सही वक्त तो डिसाइडेड है कब क्या खाना है। लेकिन अगर छूट जाए, कोई चीज़ सुबह लेनी थी और छूट गई किसी वजह से, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बाद में नहीं ले सकते। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी मैंने टी पॉली और स्पाइरुलिना लिया। टी पॉली और स्पाइरुलिना लेने के बाद अब मैं एक Fe+ ले रहा हूँ, एक कोएंजाइम ले रहा हूँ, आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि ये क्लिनजिंग, रिप्लेनिशिंग, स्ट्रेंथनिंग और बैलेंसिंग क्या है। मैं आप लोगों के जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक मैंने ओमेगा भी लिया और एक मैं जिंक ले रहा हूँ। आपने देखा कि आप लोगों के सामने मैंने 6 सप्लीमेंट लिए हैं और इसके बाद थोड़ी देर के बाद रुक करके मैं एक मल्टीविटामिन भी लूँगा। टोटल 7 सप्लीमेंट मैं रोज़ लेता हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं स्पाइरुलिना, टी पॉली, जिंक, ओमेगा, कोएंजाइम और Fe+ ले चुका हूँ और मल्टीविटामिन थोड़ी देर बाद लूँगा। मुझे कोई बीमारी नहीं है, भगवान की दया से। 39 की एज में भी मेरे बाल भी सही सलामत हैं, आंखें भी सही सलामत हैं। मुझे आपने कभी चश्मा लगाते हुए नहीं देखा होगा। मेरी सेहत, एनर्जी सब जानते हैं कितनी है। मैं सुबह से शाम तक अगर बोलता रहूँ तो भी नहीं थकता। मैंने 8-8 घंटे की ट्रेनिंग खड़े होकर के दी है। 8 घंटे कॉन्टीन्यूसली, सिर्फ आधे घंटे के ब्रेक के साथ खड़े रह कर ट्रेनिंग दे सकता हूँ मैं। कॉन्टीन्यूस में 7 साढ़े 7 घंटे बोल सकता हूँ खड़े होकर के। वो सब की सेहत का राज ये है। अब जानते हैं हमारे जो प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर है मिस्टर जैकी चेन ने एक कुंग फू योगा फिल्म बनाई थी। उसका प्रमोशन करने के लिए वो कपिल शर्मा शो में आए थे। कपिल शर्मा शो में उन्होंने बोला था कि मेरी सेहत का राज है राजमा का सूप और TNS के सप्लीमेंट्स। उसी की वजह से मैं 70 साल की उम्र में भी एक्शन फिल्में करता हूँ। तो मेरी सेहत का भी राज यही है। आप लोगों को समझ में आ गया। सिर्फ मैं कहने में बिलीव नहीं करता, मैं मानता हूँ प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि रोज़ 2-4 सप्लीमेंट, जितना आपकी कैपेसिटी है ज़रूर खाएं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो वैसे भी मैं भी करता हूँ। 6-7 सप्लीमेंट मैं हमेशा रोज़ खाता हूँ। कभी छूट जाए तो कभी भी खा लेता हूँ, लेकिन खाता ज़रूर हूँ।
अब हम आते हैं, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि क्लिनजिंग मीन्स डिटॉक्सिंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही, जिनका भी जवाब है प्रीति संजू जी। क्लिनजिंग का मतलब होता है डिटॉक्स करना। डिटॉक्स क्या? आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स गए हैं, टॉक्सिन्स मतलब गंदगी, वो हार्मफुल केमिकल जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, खाने के साथ जाते हैं, खाने में मिलावट होती है और फर्टिलाइजर्स के अंश होते हैं, कीटनाशक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आपके शरीर में जाते हैं। तो टॉक्सिन्स को बाहर निकलना शरीर से, दैट इज़ कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का क्या यूज़ है? जब आपके शरीर की क्लिनजिंग हो जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, उसका मतलब जो भी नुकसान पहुंचाने वाले तत्व थे वो आपके शरीर में गए थे, केमिकल गया था, कोई प्रदूषण की वजह से, पानी के प्रदूषण की वजह से, हवा के प्रदूषण की वजह से, खान पान की वजह से, वो आपके शरीर से निकल गया। तो उसकी वजह से शरीर में जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान वहीं पर रुक गया। जितना उसमें कर देना था उसमें तो कर देना था, लेकिन निकल गया तो रुक गया। उसके बाद रिप्लेनिशिंग, नॉरिशमेंट, जो नुकसान उसने कर दिया, जो टॉक्सिन्स जो आपके शरीर में थे जिनको आपने डिटॉक्सिफिकेशन में निकाला, जब तक वो थे, जब तक वो नहीं निकल पाए थे, तब तक उन्होंने कुछ नुकसान कर दिया, कुछ सेल्स को मार दिया, कुछ सड़न पैदा कर दी, कुछ सूजन पैदा कर दी। वो सारी चीज़ों को रिपेयर करना उस नॉरिशमेंट के थ्रू, पोषण के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड रिप्लेनिशिंग, रिपेयर करना। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेंथनिंग। अब इस नुकसान की वजह से आपका शरीर थोड़ा कमज़ोर हो गया, आप उसको रिपेयर कर रहे हैं, इट विल टेक सम टाइम, तब तक आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई। तो बाहरी फैक्टर से, टेम्परेचर की वजह से, मौसम की वजह से, वायरल अटैक से, बैक्टीरियल अटैक से, फंगल अटैक से आपका शरीर बीमार ना हो जाए फर्दर, उसके लिए इम्यूनिटी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो उस इम्यूनिटी के स्ट्रांग करने के प्रोसेस को, इम्यून बूस्टर्स जो होते हैं, उसको स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं। उसके बाद बैलेंसिंग, जो मैंने एनर्जी की बात की थी, बॉडी का जो सिस्टम है उसको रिस्टोर करने की, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जो एनायंस और नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस होते हैं, उनकी बैलेंसिंग, सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के कार्य प्रणाली की बैलेंसिंग, ये सारी चीज़ें बैलेंसिंग को, बॉडी के सिस्टम के रिस्टोर करने को बैलेंसिंग बोलते हैं। तो क्लिनजिंग, रिप्लेनिशिंग, स्ट्रेंथनिंग और बैलेंसिंग के हिसाब से आपका ये TCM का ट्रीटमेंट चलता है। तो कभी भी किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करते वक्त आपको इन चारों चीज़ों पे ध्यान देना है कि या तो ये चारों चीज़ें साथ में चलाइए, किसी की बॉडी की क्लीनिंग भी कीजिए, रिप्लेनिशिंग भी कीजिए, स्ट्रेंथनिंग भी कीजिए और बैलेंसिंग भी कीजिए। अगर ये चारों चीज़ें आप साथ नहीं चला सकते, कई बार होता है कि बहुत सारे सप्लीमेंट या इक्विपमेंट कोई एक साथ खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको अगर आप अच्छा क्योर देना चाहते हैं, परमानेंट क्योर देना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, तो इसको इसी ऑर्डर में चलाइए। पहले क्लिनजिंग वाले पदार्थ, फिर रिप्लेनिशिंग वाले पदार्थ, फिर स्ट्रेंथनिंग वाले पदार्थ, फिर बैलेंसिंग वाले पदार्थ, तो आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। जो बॉडी के वेस्ट को, टॉक्सिन्स को निकाल देते हैं, नॉरिशमेंट करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि TCM का फिलॉसफी क्या है। TCM, जैसे कि कल भी मैंने अपने लाइव सेशन में बताया था कि TCM, कोई एक बॉडी का ऑर्गन अफेक्टेड हो, आँखें खराब हो गई, सही से नहीं दिखाई देता, सही से नहीं दिखाई देता तो आँखें खराब है, परेशानी आँखों में है। लेकिन आँखें खराब क्यों हुई? तो आँखों में एनर्जी का फ्लो, प्रेशर का फ्लो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे ऑप्टिकल नर्व है, जो आँखों को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं, जो सही इमेज बनाता है, उस नर्व में प्रेशर घट गया है या बढ़ गया है, नर्व में कहीं ब्लॉकेज है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो बीमारी में अफेक्टेड अंग क्या है? आंखें। बीमारी की रीजन में अफेक्टेड क्या है? ऑप्टिकल नर्व। यानी बीमारी का रीजन कौन सा ऑर्गन है? ऑप्टिकल नर्व। अब आंखें देखने में अगर सही नहीं देख पाएंगी तो आप आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेस डालेंगे, जोर डालेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, फैलाएंगे, सिकोड़ेंगे, उससे क्या होगा? वो नर्व्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो आपके हेडेक को कॉज करेगा। यानी आफ्टर इफेक्ट कहाँ हुआ? हेडेक हुआ। 3 ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए। आंखें तो बीमार है, ऑप्टिकल नर्व की वजह से वो बीमारी है, और उसके आफ्टर इफेक्ट में क्या हो रहा है? सिर में दर्द हो रहा है। तो जब आप किसी दूसरे स्ट्रीम के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलता है आंखें खराब है, वो आंखों का ट्रीटमेंट कर देता है। आंखें ठीक हो गई, आपको सही दिखने लगा, कुछ दिनों के बाद ऑप्टिकल नर्व तो ठीक नहीं हुआ, कुछ दिनों के बाद आंखें फिर से खराब, फिर से हेडेक शुरू। लेकिन जब हम TCM पैथी को अपनाते हैं तो TCM क्या करता है? सबसे पहले आपकी आंखों पे तो काम करता है ताकि आपको फौरी राहत मिले, तुरंत का रिलीफ जो है, इमीडिएट रिलीफ है वो मिले, आपकी परेशानी कम हो। लेकिन उसके ट्रीटमेंट का मेन फोकस होता है आपके ऑप्टिकल नर्व पे। मानना यह है कि ऑप्टिकल नर्व सही होगा तो आंखें अपने आप सही होंगी। तो आपके ऑप्टिकल नर्व को सही करते हैं और आपकी आंखों अपने आप ठीक होने लगती है। उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट में हेडेक हो गया है तो वो हेड को भी बैलेंसिंग करते हैं ताकि हेडेक भी ठीक हो, और उसको जो ये इतने दिनों से वो परेशानी झेल रहा था, आंखों की वजह से बेचारा परेशान हो गया था हमारा हेड, उसको बैलेंस करके उसको भी रिस्टोर करते हैं। तो ये है बेसिकली TCM का कॉन्सेप्ट।
अब TCM का कॉन्सेप्ट हमने जान लिया, तो मैंने जैसे कि आज मैसेज जो सर्कुलेट किया था उस मैसेज में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको बताया है कि मैं क्या क्या चीज़ों पे आज बात करूँगा। उसके बाद मैंने बताया था कि हमारे कस्टमर्स को बहुत सारे डाउट होते हैं, उस डाउट का हमें क्या जवाब देना है। तो किस किस तरह के डाउट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में सारे लोग लिखिए, मैं उस डाउट का एक एक करके जवाब दूंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ डाउट्स मैंने कलेक्ट किए जो कस्टमर्स को मोस्टली होते हैं, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं हेल्थ सर्विस लेने वाले, उनके डाउट्स होते हैं, उसका क्या क्या जवाब देना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ या मेरा कोई कस्टमर पूछता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। आपसे भी पूछा जाता होगा, जब हम मान लीजिए हमने किसी को बोला कि ये टी पॉली खा लो, तो पूछता है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। हम बोलते हैं नहीं, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो मानना ना मानना उसकी मर्जी है, लेकिन एक्चुअल में अगर साइड इफ़ेक्ट का कोई पूछता है या आप साइड इफ़ेक्ट का जवाब दे रहे हो, तो आपको साइड इफ़ेक्ट को समझने की ज़रूरत है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आजकल लोग गूगल पे हो गए, गूगल पे आप स्पाइरुलिना का, टी पॉली का, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का अगर साइड इफ़ेक्ट ढूंढें तो आपको उसका भी साइड इफ़ेक्ट दिखेगा। गूगल पे आप चावल खाते हो, चावल का साइड इफ़ेक्ट ढूंढो, उसका भी दिखेगा। आप गेहूं खाते हो, गेहूं का साइड इफ़ेक्ट ढूंढो, दिखेगा। दाल खाते हो, दाल का साइड इफ़ेक्ट ढूंढो, दिखेगा। पानी पीते हो, हार्म्स कॉज्ड बाय वाटर, ड्रिंकिंग वाटर देखो, उसका भी साइड इफ़ेक्ट दिखेगा। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका अगर आप गूगल करोगे तो गूगल 2-4 पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट ना बता दे। ये चीज़ बताइए अपने कस्टमर को कि अगर आप ऐसे गूगल करेंगे तो आपको हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे। बट क्या है, जैसे तुलसी का पत्ता होता है, तुलसी का पत्ता का काढ़ा या वैसे चाय में लेने से या वैसे लेने से जुकाम ठीक होता है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन तुलसी का पत्ते का जब हम काढ़ा बनाते हैं, चाय में डालते हैं, पूरी पत्ती डाल देते हैं। तुलसी के पत्ते में आर्सेनिक भी होता है, तुलसी के पत्ते में क्लोरोफिल भी होता है। सब जानते हैं हरा रंग है तो क्लोरोफिल होगा। अब वो क्लोरोफिल नुकसानदेह है लिवर के लिए, और आर्सेनिक तो जहर ही है, तो वो भी मिलता है आपके शरीर को। तुरंत नुकसान नहीं होता क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए तुलसी के पत्ते में एक खास तरह का एंजाइम होता है, खाली वही इस्तेमाल होता है। तो जो आयुर्वेद या दूसरी पद्धतियां हैं उसमें क्या करते हैं कि पूरा का पूरा तुलसी का जो हिस्सा है, वो तुलसी का जो पत्ता है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी नीतू जी, ये सवाल भी आता है, ये ऑलरेडी मेरे उसमें था, मैं आपको जवाब दूंगा। तुलसी का पत्ता पूरा इस्तेमाल करते हैं, तो आर्सेनिक भी इस्तेमाल हो गया, क्लोरोफिल भी इस्तेमाल हो गया। लेकिन टीएन्स के जो सप्लीमेंट बनते हैं वो प्लांट एंजाइम टेक्नोलॉजी से बनते हैं, और जिस एंजाइम का फ़ायदा है केवल वही एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वही एंजाइम, बाकी सारा छोड़ दिया जाता है। इसीलिए बाकी मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। यही रीज़न है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, यही जवाब आपको देना है। उसके बाद जैसे कि नीतू सिंह जी ने पूछा है कि, और नीतू सिंह जी के बारे में बता दूं, मेरी टीम में है ये और बहुत ही काफ़ी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। इन्होंने आज तक टीएन्स का कोई ऑफिस नहीं देखा, इन्होंने आज तक टीएन्स का कोई मीटिंग सेमिनार लाइव नहीं देखा, ये अभी तक मुझसे भी नहीं मिले हैं, फिर भी ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और ये मेरी टीम में एक और काफ़ी उम्दा लीडर है, रेनू जी, उनकी टीम में है। बहुत अच्छी गाइडेंस इनको रेनू जी और अनु जी से मिली है, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, और बहुत जल्दी ये 8 स्टार बनेंगी। और इनको गाइडेंस, इनको खासतौर पे गाइडेंस और मेंटोरिंग जो रेनू जी और अनु जी की तरफ से मिली है वो बहुत मिली, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरी टीम में ऐसे लोग हैं। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ये सवाल भी हमारे सामने बहुत बार आता है कि अरे ये तो चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो आप उनसे सवाल के बदले में एक सवाल पूछिए कि चाइना के बारे में आप क्या जानते हैं। पूरी दुनिया की जितनी बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो चाइना पे टिकी हुई है। आप गूगल कर सकते हैं, आप जितनी बड़ी बड़ी, आप एप्पल का फ़ोन सबसे अच्छा मानते हैं, एप्पल के फ़ोन के सारे कंपोनेंट्स चाइना में बनते हैं। अब उनको बोलिए, आप IBM का, उसका HP का, उसके बाद ASUS का, कुछ भी टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें चाइना में बनती है। वर्ल्ड का मेडिसिन का रॉ मटेरियल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है, सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा हब चाइना है, प्रोडक्शन का सबसे बड़ा हब चाइना है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है। क्यों है कि अगर आपने एक पेन बनाने के लिए चाइना को बोला, तो ये एक पेन चाइना 10 रुपये में भी बना के आपको सप्लाई दे सकता है, 100 रुपये का भी बना के दे सकता है, 40 रुपये का भी बना के दे सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी क्वालिटी चाहते हैं। हमारे देश में लोग सस्ते को प्रेफर करते हैं, और यहाँ के जो इम्पोर्टर्स हैं वो सस्ता सामान ही चाइना से मंगाते हैं।
चाइनीज़ सामान मंगाने का रीज़न भी ये है कि किसी भी सामान का सस्ता वेरिएंट भी जितना सस्ता चाइना बना सकता उतना नहीं बना सकता। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्वालिटी कौन सी चाहिए। हम लोग नॉर्मली चाइनीज़ झालर, चाइनीज़ खिलौने ये सब कुछ खरीदते हैं और वो हमें सस्ता मिलता है तो हम खरीद लेते हैं, चाहे वो चाइनीज़ हो। ऐसा नहीं है कि हमें सस्ता मिलता है तो हम खरीदते, हम ढूंढते ही सस्ता वाला है। लेकिन चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर ग्रेड का, हर क्वालिटी का सामान मिलता है। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। चाइनीज़ जो कपड़े होते हैं वो सस्ते भी होते हैं और चाइना सिल्क वर्ल्ड में सबसे महंगा भी है। उनको बोलिए आप चाइना की क्वालिटी के बारे में थोड़ा पढ़ें, थोड़ा गूगल करें कि क्या चाइना केवल सस्ता सामान बनाता है, क्या चाइना केवल घटिया सामान बनाता है, तब आपको सच्चाई पता चल जाएगी। उसके बाद अगर आपका फिर भी ओपिनियन यही रहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, ये जवाब आप दीजिए उनको। आपको जानकारी होगी तो ही आप एजुकेट कर पाएंगे। उसके बाद मैंने एक और चीज़ लिया था कि लोग जवाब पूछते कि क्या गारंटी है कि इसको खा करके हम ठीक हो जाएंगे, क्या गारंटी है कि इसको खा करके हम ठीक हो जाएंगे। बोलिए कि गारंटी बहुत सारी चीज़ों में नहीं होती। सबसे पहले तो ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं होती और मेडिकल साइंस में कोई गारंटी दी नहीं जाती। मेडिकल साइंस में गारंटी, क्योंकि डॉक्टर आपको कोई गारंटी नहीं देता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं इस बीमारी के लिए, अब 4 साल 5 साल से इलाज करा रहे, क्या आपने उनसे गारंटी मांगी? लेकिन आप बोलेंगे उनके पास डिग्री है, लेकिन डिग्री होने के बावजूद भी वो आपको ठीक तो नहीं कर पाए। मैं आपको गारंटी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आपको कोई किसी डॉक्टर के बारे में बताता है तो आप उससे उसकी गारंटी नहीं मांगते। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप गारंटी नहीं, हाउएवर आप मुझसे गारंटी मांगते हैं। मैंने आपको ये स्पाइरुलिना दे दिया और बोला कि आप ये दिन में 2 बार लेंगे, 2 कैप्सूल, 4 कैप्सूल डेली लेंगे तो आपका इतने टाइम में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। क्या गारंटी है कि ये आप उसी तरह से लेंगे? क्या आप गारंटी ले सकते हैं? मैं कैसे मान लूँगी आप लेंगे? आप एक काम कीजिए, आप रोज़ 2 बार मेरे सामने आइए, मेरे सामने मैं आपको 2 स्पाइरुलिना खिलाऊंगा, खाइए, मैं आपकी गारंटी लूँगा। वो बोलेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं फिर बताइए मैं कैसे मान लूँ? हो सकता है आप मेरे पास सिर्फ इस पर गारंटी मैं दे सकता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है। सीधा बोलिए मुझे पूरा भरोसा है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन गारंटी ना देने का रीज़न सिर्फ ये है कि ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ मुझे जानबूझ के फेल करने के लिए आए हों। मैंने आपको ये दे दिया टी पॉली कि ये खा लो, आपका इससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपके जोड़ों में जो दर्द रहता है वो ठीक हो जाएगा, आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको हो सकता है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ही ना हो, या हो सकता है आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो, आप केवल मुझे बदनाम करना चाहते हो, मुझे फेल करना चाहते हो, इसलिए आप आए हो। मैंने आपको गारंटी दे दी, आप लेकर के गए, आपने सारा ये कैप्सूल निकाल के किसी दूसरे बॉटल में डाल दिया या 2 कैप्सूल करके डेली डस्टबिन में फेंक दिया। 1 महीने बाद आप मेरे पास आ जाओ, बोलो मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने खाया या नहीं खाया? तो डेफिनेटली वही बोलेगा कि यार मैं ठीक होने के लिए आया हूँ तो मैं लेके जाऊँगा तो खाऊँगा ही। तो आप बोलिए कि जैसे आप मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो मैं भी भरोसा नहीं कर पाऊँगा। अगर आप मुझ पर भरोसा दिखाएंगे मैं भी आप पे भरोसा दिखाऊँगा। अगर आपको गारंटी चाहिए तो मैं गारंटी लेने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ आप मुझे इतना बता दीजिए कि मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जो मेडिसिन, जो थेरेपी जैसे लेने के लिए, आपने वैसे ही लिया या नहीं लिया। इस बात की श्योरिटी, गारंटी आप मुझे कैसे देंगे? आप बता दीजिए तो मैं भी आपको गारंटी दे दूंगा। मुझे और गारंटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। गारंटी देने में सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है कि लोग या तो लापरवाही करते हैं या जानबूझ के भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी राइवल कंपनीज है वो अपने एजेंट्स को भेजती हैं हमारे पास इस तरह का वो करने के लिए। तो हम तो आपको जानते नहीं, हो सकता है आप जेन्युइन पर्सन हो, मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा, हो सकता है आप जेन्युइन पर्सन हो, आप सही बंदे हो, आप अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हो। बट सिंस आपको भी पता होगा कि मेडिकल साइंस में कोई गारंटी नहीं होती, आप जब डॉक्टर से जा करके सर्जरी कराते हैं तो वो उल्टा आपसे लिखवाता है कि उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। फिर भी आप इतने समझदार होने के बावजूद अगर गारंटी मांग रहे हैं मेडिकल साइंस के फील्ड में, तो मुझे, मेरे दिमाग में भी डाउट आता है। तो मैं भी आपसे एक गारंटी चाहूँगा कि आप मुझे कोई श्योरिटी, कोई गारंटी दे दो कि जैसे मैंने बोला वैसे खाओगे। मैं आपको रिटर्न में भी गारंटी देने को तैयार हूँ। यही जवाब दीजिए जो गारंटी मांगते हैं उनका। उसके बाद जो मेन टॉपिक आज जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा कि पैरालिसिस और गॉल ब्लैडर स्टोन में, लकवे की जो प्रॉब्लम होती है उसमें और जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है उसमें किस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए TCM की मदद से, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की मदद से, TCNs के इक्विपमेंट्स और हर्ब्स की मदद से। पैरालिसिस का जो पेशेंट होता है, पैरालिसिस एक कंडीशन है जिसमें ब्रेन की किसी न किसी आर्टरीज में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होती है और BP का भी हिस्ट्री होता है ज़्यादातर केसेस में।
तो जब भी ब्रेन आर्टरीज में ब्लॉकेज है, ब्रेन आर्टरीज में ब्लॉकेज का मतलब है कि जो खून की सप्लाई हो रही है दिमाग को, हार्ट से जो दिमाग को खून की सप्लाई हो रही है, दिमाग भी तभी काम करेगा जब खून की सप्लाई हो रही है। तो उस खून की सप्लाई में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है कि जो जहाँ पे ब्लॉकेज होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में वो रप्चर हो जाने की वजह से या ब्लॉकेज बढ़ जाने की वजह से ब्रेन के किसी न किसी सेक्टर में खून जाना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन का वो जो हिस्सा होता है वो काम करना बंद कर देता है वो, और उससे कोई ब्रेन के हर हिस्से से कोई ना कोई अंग शरीर का कनेक्टेड है। तो उस हिस्से में खून जाना बंद होने से वो क्या करता है, उस शरीर के उस हिस्से को सिग्नल देना बंद कर देता है, इंस्ट्रक्शंस देना, कंट्रोल करना बंद कर देता है। नॉर्मली अगर लेफ्ट ब्रेन आर्टरीज में ब्लॉकेज हो तो राइट साइड का ऑर्गन, राइट हैंड, राइट लेग, ये अफेक्ट होता है। अगर राइट ब्रेन आर्टरीज में ब्लॉकेज हो तो लेफ्ट साइड का ऑर्गन अफेक्ट होता है। तो पैरालिसिस का पहला रीज़न है ब्रेन आर्टरीज में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज। दूसरा, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है तो आर्टरीज में खून का जो फ्लो है वो नॉर्मल ढंग से चलता रहता है। लेकिन अगर ब्लॉकेज के साथ साथ कभी कभी अचानक से ब्लड प्रेशर शूट अप करता है तो क्या होता है कि रैप्चर हो जाता है, जिसको ब्रेन हैमरेज बोलते हैं कि नलकी जो है वो जाम है, खून का प्रेशर बढ़ा और अचानक से वो फट गई। तो अगर ब्रेन हैमरेज हुआ है तो जब तक वो आर्टरी रिपेयर नहीं हो जाती, वो ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाती, तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ब्रेन हैमरेज के केस में इक्विपमेंट की थेरेपी आप इमीडिएटली स्टार्ट नहीं कर सकते, आप सप्लीमेंटेशन भले ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ है या ब्रेन हैमरेज हो चुका है, बहुत पुराना केस है, हैमरेज बंद हो चुका है, खून का बहना बंद हो चुका है, तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में तीन इक्विपमेंट्स का मेनली रोल होता है। आपको कुछ और चीज़ें भी मैं बताऊंगा, वो यूज़ करना ऑप्शनल है, बट 3 इक्विपमेंट का मेन रोल है। हेड केयर apparatus, एक्यूलाइफ और BCM। ये 3 इक्विपमेंट मस्ट हैं जो पैरालिसिस लकवे की प्रॉब्लम है उसको क्योर करने के लिए। वो 3 इक्विपमेंट का क्या रोल है मैं बताता हूँ। हेड केयर apparatus की मदद से आप जो आर्टरीज में ब्लॉकेज है, जो मेन आर्टरीज हैं और जो सपोर्टिंग आर्टरीज हैं, जो छोटे पतले आर्टरीज हैं, उन सब में जहाँ भी ब्लॉकेज है उसको आप क्लियर करेंगे धीरे धीरे, जो लेजर लाइट्स इरेडिएशन होता है उसकी मदद से। उसके अलावा हेड केयर apparatus की मदद से बीपी भी कंट्रोल में आएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होगा। उसके अलावा खून भी पतला होगा, विस्कोसिटी उसकी कम होगी, तो इसकी मदद से खून का प्रवाह दिमाग में सुचारू होगा। और जहाँ कहीं ब्लॉकेज हो गया है, थक्का जम गया है, कुछ हो गया, उसकी वजह से जिस ब्रेन के हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, वहां भी पहुंचना शुरू होगा और वो धीरे धीरे जागृत होगा और ब्रेन अपने कंट्रोलिंग वाले ऑर्गन को कमांड देना शुरू करेगा। लेकिन सिंस तब तक जब तक आप ये थेरेपी शुरू करेंगे तब तक कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक वो ऑर्गन जो है उसका नर्व से कनेक्शन कट चुका है, वो कंट्रोल लेना बंद कर चुका है, तो वो एकदम शिथिल हो जाता है। तो आपको उसको एनर्जाइज करना, उसको जागरूक करना, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को और एनर्जी फ्लो को रेगुलेट करना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा एक्यूलाइफ की थेरेपी का और BCM की थेरेपी का। एक्यूलाइफ की थेरेपी क्या करेगी, एक तो जो जहाँ ब्लॉकेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की मदद से उस ब्लॉकेज को भी हटाने का काम करेगी, और दूसरा जो नर्व्स है उसको जगाने का काम करेगी, ताकि उस ऑर्गन तक दिमाग की तरफ से जो मैसेज जा रहा है वो क्लियरली कन्वे होने लगे, अच्छे ढंग से कन्वे होने लगे। और उस पर्टिकुलर नर्व में जो बायोइलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो सिंस नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, वो अंग बहुत दिनों से सो रहा है, सुसुप्ता अवस्था में है, तो उसको जगाने के लिए ज़्यादा बायोइलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चाहिए। तो वो ज़्यादा बायोइलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे ऑगमेंट करने में, जैसे हाथों में असर होता है तो हाथों के पॉइंट पे, पैरों में असर होता है तो पैरों के पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी पैरों पे डायरेक्ट भी दे सकते हैं, हेड केयर का मसाज भी डायरेक्ट कर सकते हैं। उससे आप एनर्जी का फ्लो, बायोइलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उस ऑर्गन में बढ़ाएंगे ताकि वो जल्दी से एक्टिवेट होना शुरू कर दें। उसके बाद BCM भी यही काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को पैरों में, हाथों में बढ़ाएगा, रेगुलेट करेगा, उस अंग को चार्ज करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो उसमें जो नंबनेस आ चुकी है, जो शिथिलता आ चुकी है, उसको वो दूर करेगा और वो ऑर्गन धीरे धीरे एक्टिव होने लगेंगे। उसमें जो ब्लॉकेज हो चुकी है, जो जकड़न हो चुकी है, उसको भी वो ठीक करेगा। इसके अलावा जो उसको सप्लीमेंट्स देने हैं, वो सप्लीमेंट क्या क्या देने हैं वो भी सुन लीजिए। सप्लीमेंट आपको देना है OPC प्लस जो ब्लड में कहीं कोई ब्लॉकेज है, कहीं कोई थक्का है, कहीं कोई थ्रोम्बस है, गांठ है, उसको निकालने का काम करेगा, डिटॉक्सीफायर का काम करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन हर बीमारी में ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वो इक्विपमेंट थेरेपी के साथ मिलकर के डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। उसके बाद जो दूसरा है वो है स्पाइरुलिना।
मल्टीविटामिन और कोएंजाइम। स्पाइरुलिना और मल्टीविटामिन का यूज है हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करना, क्योंकि बहुत दिनों तक जब कोई ऑर्गन हरकत नहीं करता है, एक्टिव नहीं रहता है, तो उस ऑर्गन के मसल्स वीक करने लेते हैं और हमारे जो किसी भी अंग का जो फंक्शन है, लिम्ब्स का जो फंक्शन है, हाथ पैरों का जो फंक्शन है, वो उनको फंक्शन है। जैसे मुंह खोलना है, ऐसे मैंने खोला, हाथ की उंगलियां ऐसे फैलानी है, मुट्ठी बांधनी है, तो ये सारा जो फोर्स लगा रही है, ये काम जो कर रही है, उसको कंट्रोलिंग का काम हमारे मसल्स ही करते हैं। मसल्स जितने मजबूत, हमारा फंक्शन उतना अच्छा। तो मसल्स क्या होते हैं कि बहुत दिनों तक एक्टिव नहीं होने की वजह से ये मसल्स का नेचर होता है कि वो कमज़ोर, मसल्स में स्लेन शुरू होता है, वो कमज़ोर होने लगते हैं। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए हमें प्रोटीन, स्पाइरुलिना और मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मसल्स इन्हीं चीज़ों से बने होते हैं, प्रोटीन से मेनली बना होता है, मल्टीविटामिन उनमें जाल लाते हैं। कोएंजाइम का क्या रोल है? कोएंजाइम हमारे नर्व्स को मजबूत बनाता है ताकि उसमें एनर्जी का फ्लो और सुचारू ढंग से हो सके, वो ब्रेन से ऑर्गन तक मैसेज और ऑर्गन का मैसेज ब्रेन तक और भी ढंग से कन्वे कर सके। इसलिए ज़रूरी है कि जो नर्व्स इतने दिन से डेड पड़े हुए थे, जिसमें एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा था, उसमें भी कुछ नुकसान, उसमें भी सेल्स डेड हुए होंगे, उसमें भी कुछ नुकसान होने लगेगा, तो उसको भी स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। इसलिए कोएंजाइम Q10 का भी सेवन हमें करना चाहिए। अगर बजट का इशू नहीं हो तो हम सेल रिजुविनेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेल रिजुविनेशन से सेल्स का रीजनरेशन ज़्यादा तेज शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा शरीर और भी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। एक जो पैरालिसिस के पेशेंट की जो थेरेपी है, वो थेरेपी किस तरह से होगी वो भी मैं आपको बता दूं। जो बहुत दिनों से बेड रिडन है, बेड पे हैं, अब ये मेरा मल्टीविटामिन रह गया था, ये मैं मल्टीविटामिन भी खा रहा हूँ। सबसे पहले जब पैरालिसिस के पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम उनको हेड केयर की थेरेपी देना शुरू करेंगे, ताकि सिर में अगर कहीं कोई ब्लॉकेज हो, उस ब्लॉकेज को निकाला जा सके। 2-3 दिन तक कंटिन्यूसली हेड केयर्स और एक्यूलाइफ की थेरेपी, ताकि ब्लॉकेज अगर हो तो वो पता चल सके और कम हो सके। उसके बाद हम उनको BCM पे पहले बिठा करके, उनके पैरों को रख करके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लीट बेड रिडन होते हैं, वो बेड से भी नहीं उठ के खड़े भी नहीं हो पाते, तो उनको सबसे पहले बेड पे लेटे हुए कंडीशन में ही उनके पैरों के नीचे, उनके पैरों में जो पिंडलियां होती हैं, उनके नीचे BCM रख करके उनको सिर्फ एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए, सेल्स को, मसल्स को। वो करेंगे 2-3 दिन। उसके बाद फिर उनको कुर्सी पे बिठा करके, सहारा दे करके, उनके दोनों पैरों को टिका करके, और सिंस जो पैरालाइज बंदा है वो प्रेशर नहीं डाल पाएगा BCM मशीन के ऊपर, तो किसी न किसी इंसान को उसके पैरों को पकड़ के दबाना होगा, या उसके पैरों के तलवों के ऊपर पैर रखना पड़ेगा ताकि उसका पैर उस पर दबाव डाल सके। उसके बाद 2-3 दिन ऐसा करने के बाद धीरे धीरे उनको सहारा देके खड़ा करना होगा, तब जा कर के कहीं वो BCM की थेरेपी ले पाएंगे। तो BCM की थेरेपी में हड़बड़ाना नहीं है कि पहले दिन ज़बरदस्ती पकड़ के किसी तरह से, मैंने देखा लोगों को टांग करके पहले ही दिन में खड़ा कर देते हैं उनको BCM पे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। हम दोनों कंधे में जोर लगा के टांग देते हैं, वो हमारे कंधे के भार के ऊपर ही टिका रहता है, उसका पैर खाली BCM के ऊपर रखा रहता है। जब तक पैर प्रेशर डाल के नहीं रहेगा BCM के ऊपर, BCM अपना पूरा फ़ायदा नहीं दे पाएगा, वो केवल एक वाइब्रेटर का काम करता रहेगा, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है वो प्रोसेस फॉलो करें। पहले लिटा करके ही उनके घुटने के नीचे जो पिंडलियां हैं उनके नीचे BCM रख करके, उन BCM पे दोनों पैर रख करके उनके पैरों में खाली एनर्जी को एक्टिवेट करने की, वाइब्रेशन को एक्टिवेट करने की, लाइफ को एक्टिवेट करने की कोशिश करें, और साथ में हेड केयर और एक्यूलाइफ की थेरेपी कॉन्टीन्यूसली दें। इसके अलावा दूसरे फेज़ में उनको चेयर पे या बेड पे बिठा के BCM नीचे रख करके पैरों को उन पे दबा के, मैनुअली कोई दूसरा बंदा दबाएगा, उसके बाद उनको 15 मिनट की बिठा के थेरेपी दे। पैरों को पहले एक्टिवेट करें, हाथों को अलग से दोनों BCM पे टिका के, कोई उसको हल्का सा प्रेशर, हाथों के केस में बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा प्रेशर डाल करके उनको ये देने की कोशिश करें। उसके बाद उनके स्पाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कम से कम 15-20 मिनट पूरे स्पाइन पे ऐसे ड्रैग करते हुए भी एक्यूलाइफ की थेरेपी दें। ये जो पैरों का लिम्ब पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन पे भी एक्यूलाइफ की थेरेपी देनी है। उसके बाद पैरों में आप देखेंगे यहाँ पे तो हड्डियों का निशान बना होता है, जो चार्ट है उसमें उंगलियों में, और हमारी कलाइयों पे दोनों तरफ पैरों का फोटो बना होता है जिसमें मसल्स बने होते हैं। ये स्केलेटल है, ये मसल्स है। तो इन यहाँ दोनों ही जगह पे मसल्स को भी मजबूती की ज़रूरत है, हड्डियों को भी मजबूती की ज़रूरत है पैरालिसिस केस में। तो दोनों 15 मिनट इस तरफ, 15 मिनट इस तरफ, यहाँ पे भी 15 मिनट थेरेपी की ज़रूरत है। उसके अलावा जो हाथों के पॉइंट हैं, हाथों के पॉइंट, ये उंगली में हाथों के पॉइंट है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस पर भी पूरी थेरेपी की ज़रूरत है। जिनको कहीं माउथ में हुआ है
उनको माउथ में डायरेक्टली, जैसे मुंह टेढ़ा हो जाता है पैरालिसिस के, तो माउथ में डायरेक्टली एक्यूलाइफ की थेरेपी नहीं दे सकते, तो आप माउथ पे हेड केयर की थेरेपी, हेड केयर का मसाज देंगे, मुंह पे हेड केयर का मसाज देंगे। नहीं तो ये दोनों जो पहले तो सेंटर से शुरू करेंगे पूरे सिर पे 3 लाइन इस तरफ। हेड केयर कैसे होता है? 1 2 3, 1 2 3, इसी पैसन में हेड केयर का मसाज करना सबसे बेस्ट है। लेकिन ये 3-4 बार करने के बाद जो पैरालाइज वाला बंदा है, अगर उसके लेफ्ट साइड का ऑर्गन, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर अफेक्ट है, तो राइट साइड में यहाँ पे कनपट्टी पे राइट साइड में इस एरिया में उसको ज़्यादा मसाज दे। अगर उसका राइट साइड अफेक्टेड है तो लेफ्ट साइड में यहाँ कनपट्टी के ऊपर उसको हेड केयर से ज़्यादा मसाज दे। हेड केयर से उसके हाथ और पैरों पे भी जो साइड अफेक्टेड है उस पर डायरेक्ट मसाज दे सकते हैं। उस नॉर्मली कई लोग ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा बहुत चल फिर पाते हैं या उनका एक हाथ एक्टिव होता है, तो हेड केयर का मसाज तो वो खुद से भी कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद पैरालिसिस के बंदे को सबसे बड़ी बात है हिम्मत देना। उसको काउंसलिंग कीजिए और उसको बताइए कि आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम कितना लगेगा ये डिपेंड करता है कि आप कितना ठीक होना चाहते हैं। अगर आप जल्दी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर से ताकत लगानी पड़ेगी। जितना ताकत आप अपने अंदर से लगाएंगे, उनको सीधा बोलिए, ये तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, लेकिन कितनी जल्दी ठीक होंगे ये गारंटी आपको लेनी होगी। आप उसके अंदर जितना विल पावर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो दिमाग है ना वो कमांड दे नहीं पाता, तो आपको उस पर भी काम करना है, उसकी साइकोलॉजी पे काम करना है, उसके विल पावर पे काम करना है। आप उसके विल पावर को जितना मोटिवेट कर पाएंगे, और ये सिर्फ पैरालिसिस के केस में नहीं, आप पेशेंट को जितना ज़्यादा भरोसा देंगे कि वो ठीक हो जाएगा, जितना ज़्यादा वो ठीक होना चाहेगा, जितनी जल्दी वो ठीक होना चाहेगा, तो पेशेंट भी चाहेगा, उसका विल पावर भी एक्ट करेगा, उसका विल पावर मोटिवेट करेगा उसके ब्रेन को। विल पावर कैसे होता है कि जब आप बहुत टेंशन में रहते हैं, सुबह कोई ट्रेन न छूट जाए, फ्लाइट न छूट जाए, आप अलार्म लगा के सोते हैं और कई बार अलार्म बजने से पहले आपकी नींद खुल जाती है। होता है ना? होता है या नहीं होता है कि अलार्म बजने से पहले नींद खुल जाती है हमारी, जबकि हमारी नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे नींद नहीं खुलती। नॉर्मल सिचुएशन में अलार्म भी बजता रह जाता है, हमारी नींद नहीं खुलती। लेकिन जब हमें कोई टेंशन होती है कि सुबह फ्लाइट न छूट जाए, सुबह ये ना हो जाए, तो हमारी अलार्म बजने से पहले नींद खुल जाती है। वो क्योंकि उस चीज़ को हम इतना अपने आप को इतना उस चीज़ के बारे में गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा काम करता है। वो तब भी काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तब भी एक्टिव होता है जब हम सो रहे होते हैं। तो हमें सोते में सही टाइम से नींद से उठाने का जो काम करता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो वैसे ही केस में, बीमार के केस में, पैरालिसिस के केस में जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उसको हमेशा, जब वो लेटा हुआ है, जब उसकी थेरेपी नहीं हो रही है, तब भी उसको हमेशा मोटिवेट करता रहता है कि तुझे ठीक होना है, तुझे अपनी तरफ से कोशिश करनी है, तू पैर हिला, तू हाथ हिला, तू उठाने की कोशिश कर। ये उसको बार बार उसका सबकॉन्शियस माइंड बोलता रहता है, जिसकी वजह से वो बार बार कोशिश करता है। और जितनी बार कोशिश करता है उसका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्रेन को कमांड मिलता है, ब्रेन उस ऑर्गन को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और वो रिजल्ट आपको जल्दी आता है। उसके बाद हम चलते हैं गॉल ब्लैडर के पेशेंट के ऊपर। गॉल ब्लैडर का भी मैंने लिखा था कि मैं आज गॉल ब्लैडर के ऊपर के बारे में भी बताऊंगा। गॉल ब्लैडर के बारे में, जिसको भी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, गॉल ब्लैडर के वॉल में थिकनेस हो जाए, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको एक ही उपाय बताता है, सर्जरी करा। पहले कुछ दिन तो दवाइयाँ देता है कि दवाइयों से देख लेते ठीक होना, चाहे स्टोन किसी भी साइज़ का हो। गॉल ब्लैडर के पेशेंट को 2 तरीके से पता चलता है गॉल ब्लैडर। या तो उसके पेट में बहुत ही भयानक दर्द होता है, तब वो जाता है अल्ट्रासाउंड कराता है तो पता चलता है गॉल ब्लैडर में स्टोन है। या फिर किसी और वजह से जब वो अल्ट्रासाउंड कराता है, पेट का रीजन कुछ और होता है पेट का अल्ट्रासाउंड कराने का, तब उसको पता चलता है कि उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन है। उसके बाद उसकी कुछ दिन दवाइयाँ चलती है। दवाइयाँ चलने के बाद डॉक्टर बोलता है कि नहीं, दवाइयों से तो होगा नहीं, सर्जरी कराना पड़ेगा। और ज़्यादातर लोग इमीडिएटली सर्जरी करा लेते हैं गॉल ब्लैडर की। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर की सर्जरी बहुत सस्ती है, 30-35 हज़ार में भी हो जाती है, ज़्यादा खर्चीला नहीं है। तो अगर आपके नज़र में, जिसने करा लिया है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, अगर आपके नज़र में कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और उसको किसी डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी है, तो उसको बोलिए कि आप गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराना चाहते हैं, सस्ता भी है, करा लीजिए।
क्योंकि डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है। डॉक्टर ने सलाह इसलिए दिया है क्योंकि डॉक्टर को लगता है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि गॉल ब्लैडर में कोई इनलेट या आउटलेट नहीं हो सकता, तो स्टोन बाहर निकलेगा कैसे, यही डॉक्टर नॉर्मली समझाते हैं। और आपको लगता है 30,000 रुपये की बात है, मुझे इतना पेन हो रहा है, इतनी परेशानी हो रही है। लेकिन एक बार आप ये गूगल करके ज़रूर पढ़ लीजिए कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, और गॉल ब्लैडर अगर निकाल दिया, पित्त अगर निकाल दिया आपके शरीर से, तो आपको पूरी जिंदगी क्या क्या सफ़र करना पड़ेगा। गॉल ब्लैडर एक्चुअली बाइल बनाता है, बाइल यानी पित्त। तो जो बाइल बनाता है उसका काम है, जो लिवर में जो बहुत सारे एसिड बनते हैं वो उनके साथ जाकर के लिवर में मिक्स होता है, खाने के पाचन में सहयोग करता है। और अगर बाइल ना बने तो वो एसिड का कंटेंट इतना बढ़ जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। हमेशा इंसान एसिडिटी को फेस करेगा, और एसिडिटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, गैस होना, खट्टी डकारे आना, गैस पास होना, यहाँ तक गर्दन तक फंसा हुआ नज़र आना, हमेशा परेशानी, उसके बाद ऐसे किडनी का प्रॉब्लम, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, ये सब का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, यानी गॉल ब्लैडर निकाल दिया तो बंदे की ज़िंदगी हराम हो गई। ये वो कोई भी अगर गूगल करके पढ़ेगा कि अगर गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो क्या क्या नुकसान होंगे, ये उसको सब पता चल जाएगा। तो जब ये उसको आप समझाएंगे तब उसको लगेगा कि ये सस्ते ऑपरेशन की बात नहीं है, गॉल ब्लैडर निकालने से क्या क्या परेशानियाँ होंगी। तब उसको पता चलेगा कि ऑपरेशन कराने से पहले भी मुझे कुछ दवाइयाँ खाई, ये सिर्फ 30,000 का मैटर नहीं है। लोगों को लगता है कि सिर्फ 30,000 35,000 खर्च हो रहा है हमारे गॉल ब्लैडर की सर्जरी में। तब उनको समझ में आएगा कि ये केवल 30,000 35,000 का मैटर नहीं है। सर्जरी से पहले हमें कुछ दवाइयाँ खानी है, टेस्ट कराने हैं, पीए चेकअप करवाना है, जो पोस्ट एनेस्थीसिया देंगे एनेस्थीसिया का चेकअप करवाना है, अल्ट्रासाउंड होगा एक बार, उसके बाद सर्जरी होगी, उसके बाद कुछ दिनों तक पट्टियाँ होंगी, ड्रेसिंग होगी, उसके बाद कुछ दिनों तक दवाइयाँ चलेंगी, और उसके बाद एसिडिटी ना बने उसके लिए मुझे ज़िंदगी भर खाने पीने पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, और ज़िंदगी भर हमें एसिडिटी की दवाई भी खानी पड़ेगी। ये ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर तो निकाल दिया, ज़िंदगी भर के लिए निकाल दिया। जब उसको ये सारी बातें आप समझाएंगे कि पैसा कमाना है तो समझाना तो पड़ेगा, और समझाने के लिए सीखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को बार बार ये सारी बातें जब आप उनको समझा देंगे, तब वो सबसे पहला जो डिसीजन लेगा वो ये डिसीजन लेगा कि और कुछ भी हो जाए, सर्जरी तो नहीं करानी, गॉल ब्लैडर तो नहीं निकलवाना। तो आपका आधा काम हो गया। अब गॉल ब्लैडर अगर वो निकलवाना नहीं चाहता तो ना तो एलोपैथी में, ना आयुर्वेद में, ना होम्योपैथी में, ना और किसी चिकित्सा पद्धति में गॉल ब्लैडर को में से स्टोन निकालने का कोई तरीका नहीं। अब उसके पास एक ही रास्ता बच गया, TCM, TENS। अब वो आपसे पूछेगा करूं क्या, आप बोलो मैं निकलवा दूंगा स्टोन। वो बोलेगा स्टोन कैसे निकलेगा? डॉक्टर बोलता है इसमें तो ना तो घुसने का कोई रास्ता है, ना निकलने का कोई रास्ता है। बोले ना तो हमें घुसने की ज़रूरत है, ना हमें निकलने की ज़रूरत है, हमें गॉल ब्लैडर में जाकर रहना थोड़ी है, घुसना है जरूर, निकलने की क्या बात है। गॉल ब्लैडर में स्टोन है, हम क्या करेंगे, वहाँ पे बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का प्रोब देंगे। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का प्रोब देंगे, जो हमारा सुई चुभने वाला है ना, वो हम उस सुई से उस स्टोन पे धीरे 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 टक 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 मारना शुरू करेंगे। वो बोलेगा उससे क्या होगा? मतलब वो जो स्टोन है वो धीरे धीरे टूटना शुरू होगा। वो पहले टुकड़े बनेगा, फिर पाउडर बनेगा, फिर स्लज बनेगा, कीचड़ बनेगा। वो कीचड़ बनने के बाद उन मसल्स में, ये एक मसल्स का गोला गांठ जैसा होता है जो गॉल ब्लैडर है, उन्हीं मसल्स में जैसे शहद के छत्ते में शहद बनता है ना, वैसे ही उस मसल्स के गांठ में, उन कोशिकाओं में, उन जो टिश्यूज़ होता है, टिश्यूज़ में बाइल बनता है। जो ऐसे सिकुड़ता है तो वो बाइल रिलीज होता है, वो निकलता है। तो वो जब स्लज बन जाएगा, जब कीचड़ बन जाएगा, जब वो लिक्विड फ्लूइड फॉर्म में आ जाएगा आपका स्टोन, तो वो क्या करेगा, उन टिश्यूज़ द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद वो बाइल के साथ मिक्स होकर के आपके लिवर में जाएगा। लिवर में जाने के बाद वो स्लज जो है वो एक तरह का टॉक्सिन बन गया, वो आपके खाने के साथ, डाइजेशन के साथ काम करेगा और वो खून में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम आपको साथ में ब्लड प्यूरीफायर दे रहे हैं, OPC+ और FOS पाउडर। कुछ तो डाइजेशन के समय में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसके साथ निकल जाएगा, और कुछ जो हम आपको ब्लड प्यूरीफायर दे रहे हैं उसके साथ निकल जाएगा। यानी आपका स्टोन पहले धीरे 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 उस जो हम लोग उसको जो बोलते हैं कि जो हम उसको बायोइलेक्ट्रिक पल्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स दे रहे हैं, उस मैग्नेट की वजह से वो टक 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 सुई ऐसे मारता है ना, टक टक, तो वो जो दे रहे हैं उस टक टक की वजह से वो टूटेगा, टूट करके टुकड़े होगा, उसके बाद पाउडर होगा, उसके बाद स्लज बनेगा, कीचड़ बनेगा, उसके बाद वो उस बाइल में मिलके बाहर निकलेगा। अगर कोई घुसने का, निकलने का रास्ता नहीं होता, फिर भी एक सवाल और आप पूछिए कि आपके पास भी कॉमन सेंस है, आपके पास मेडिकल नॉलेज नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हर कोई डॉक्टर ही हो जाएगा तो बाकी काम कौन करेगा। मेडिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके पास कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस आपका क्या कहता है? गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन है, कोशिकाओं का बना हुआ है, कोशिकाओं को जीने के लिए खून तो चाहिए। अगर कोई उसमें इनलेट नहीं है तो खून कैसे जाता है? अगर उसमें आउटलेट नहीं है तो वो पित्त की थैली है, उसमें पित्त तो बनता है, वो पित्त बाहर कैसे आता है? फिर
वो पित्त लिवर तक कैसे पहुंचता है, पित्त डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे जाता है। अगर खून घुसने का रास्ता नहीं है तो खून कहाँ से घुसा, अगर निकलने का रास्ता नहीं तो पित्त कहाँ से निकला। तो बोलिए हम वहाँ से घुसेंगे और वैसे घुसेंगे जहाँ से खून घुसता है, उस पत्थर को तोड़ेंगे और वहाँ से निकलेंगे जहाँ से बाइल निकलता है। उस टूटे हुए पत्थर के कीचड़ को, अवशेष को, मलबे को हम वहाँ से बाहर निकलेंगे। उसको ये फिलॉसफी भी समझ में आएगी, उसको ये सिस्टम भी समझ में आएगा, उसको आपका लॉजिक भी समझ में आएगा, उसको आपका ट्रीटमेंट भी समझ में आएगा। और बोलिए टोटल खर्चा कितना आएगा? 50-55 हज़ार, जितना आपका सर्जरी कराने में था। आम के आम गुठलियों के दाम, खर्चा उतना ही, क्योंकि सर्जरी का तो 30-35 हज़ार बताया, पीए चेकअप का नहीं बताया, दवाइयों का नहीं बताया, जांच का नहीं बताया, उसके बाद जो दवाइयाँ खाएंगे उसका नहीं बताया। कुल मिला के 50-55 हज़ार ही खर्चा आता है। हम भी उतना ही खर्चा कराएंगे। एक एक्यूलाइफ, ओपीसी और कुछ सप्लीमेंट और 2-3 महीने, 3 महीने की बात है मैक्सिमम, 3 महीने ही लगते हैं, 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगते गॉल ब्लैडर के स्टोन में, और कॉन्टिन्यूस थेरेपी चले तो उतना ही खर्चा कराएंगे। फ़ायदा आपको ये है कि जब जैसे ही आप एक्यूलाइफ की थेरेपी स्टार्ट करेंगे तो गॉल ब्लैडर की स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, जीबी इन्फ्लेमेशन, गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन का पॉइंट है इस साइड पे, तो इन्फ्लेमेशन, सूजन वाले पॉइंट पे जैसे आप थेरेपी शुरू करेंगे, सूजन कम होगा, सूजन कम होगा तो उसका दर्द कम हो जाएगा। दर्द कम हो गया तो आधा मैदान आपने जीत लिया, क्योंकि गॉल ब्लैडर के स्टोन की परेशानी ही होती है कि उसका दर्द होता है। उसके बाद आप साथ में बाकी दोनों गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर स्टोन वाले पॉइंट पे भी थेरेपी दे रहे हैं। धीरे 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 वो काम करेगा। उसका दर्द भी आपने, बोलिए दर्द तो आपका हफ्ता 10 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। दर्द होना मैक्सिमम हफ्ता 10 दिन लगेगा दर्द खत्म होने में, हो सकता है 2 दिन में भी ख़त्म हो जाए, दर्द होना बंद हो जाए। तो पहला काम तो दर्द ख़त्म किया, सूजन ख़त्म किया, और उसके बाद गॉल ब्लैडर को स्ट्रेंथनिंग भी की, गॉल ब्लैडर में ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ा के, और गॉल ब्लैडर का स्टोन भी तोड़ना शुरू किया। 3 महीने मैक्सिमम में कितने भी साइज के स्टोन हो टूट के निकल जाएगा। और आम के आम तो ये हो गया। और गुठलियों के दाम ये कि उसका गॉल ब्लैडर निकला नहीं, उसको ज़िंदगी भर एसिडिटी और पेट की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। पैसा उतना ही खर्च हुआ जितना पहले होना था। सर्जरी के झंझट से भी बच गया, हॉस्पिटल में एडमिट होने से भी बच गया, ज़िंदगी भर के उस अभिशाप से, एसिडिटी के अभिशाप से भी बच गया। शरीर में गॉल ब्लैडर नहीं है, वो फीलिंग भी बच गई कि मैं तो एक अंग कम वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको उसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्लाइंट आपको मना करेगा। लेकिन ये आपको एक्सप्लेन करना इसी तरह से पड़ेगा। और इसके लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि नॉलेज इज़ द पावर। और ये कोई भी कहता होगा कि नॉलेज इज़ द पावर। नॉलेज इज़ द पावर इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पास आपका बिजनेस नहीं चलता, लोग आपकी बात नहीं सुनते, या कोई भी आपकी बात नहीं सुनता, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आपके पास उसको सुनाने के लिए पूरी नॉलेज नहीं है। सुनते तो इंसान किसी की भी है, सबकी सुनते हैं, एक से एक ढोंगी बाबाओं की भी सुनते हैं, एक से एक ज्ञानी पुरुषों की भी सुनते हैं। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज इकट्ठी कीजिए। नॉलेज के सोर्स हमारे पास बहुत हैं। हमारे पास तो आजकल तो और भी भंडार बढ़ गया है, बहुत सारे लीडर्स बहुत सारी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोगों के पर्सनल मैसेज और कमेंट्स आते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि हमें आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। और बहुत सारे सीनियर्स का नाम वो लेते हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे बहुत सीनियर लोगों का नाम लेते हैं कि उनसे अच्छी आपकी ट्रेनिंग है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उनमें से किसी से भी मेरी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, उनमें से किसी से भी मेरी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। मैंने जो भी सीखा है उन्हीं लोगों से सीखा है, चाहे वो हमारे पॉल सर हो, चाहे हमारे शेख सर हो, जावा सर हो, हमारे AK पांडे सर हो, हमारे अर्जुन सिंह सर हो, उन्हीं, हमारे हरबन राजपूत सर हो, हमारे इधर वासुदेव बगुर सर हैं, उधर NK सर है गुजरात में। इन सब से मैंने कुछ न कुछ, रुपेश जैन सर है, इन सब से मैंने कुछ न कुछ सीखा है। ये जो मेरा जितना भी नॉलेज है TCM के बारे में, मैं TCM का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ। तो इस TNS के बारे में, TCM के बारे में मैंने जो भी सीखा है इन्हीं लोगों से सीखा है। कभी कभार हो सकता है कि आपको उनसे ज़्यादा मेरे कहने से समझ में आता होगा। उसका वजह क्या है कि मेरा लेवल अभी छोटा है, तो मैं उतनी ही बात करता हूँ। आप भी अभी छोटे लेवल पे हैं, तो आपको मेरी बात कनेक्ट करती है। वो अभी बहुत हायर लेवल पे है, उनका लेवल अभी 8 स्टार से नीचे के लोगों को ट्रेनिंग देने का नहीं है। ये उनकी महानता है कि वो जूनियर लेवल के लोगों के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं। एक्चुअली जैसे आपने देखा होगा, पांडे सर को या पॉल सर को या जावा सर को रोज़ ट्रेनिंग करते हैं आप लोगों के लिए, तो आपको क्या लगता है कि बस वो वही एक ट्रेनिंग करते हैं? वो हमारे लिए अलग से सेशन करते हैं, 8 स्टार के लिए, ब्रॉन्ज लाइन के लिए, सिल्वर लाइन के लिए, वो अलग से ट्रेनिंग करते हैं, वो दूसरा टाइम देते हैं जिसमें हम लोग सीखते हैं, फिर आपको सिखाते हैं। लेकिन ये उनकी महानता है कि वो आप लोगों के लिए भी अलग, ये सिस्टम है कि जो गोल्ड लाइन एंड अबव है वो केवल 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन को सिखाएंगे।
ये वो केवल 8 स्टार ब्रॉन्ज लाइन और सिल्वर लाइन सिखाएंगे। नीचे 8 स्टार से नीचे वालों को सिखाने का काम 8 स्टार ब्रॉन्ज लाइन और सिल्वर लाइन का है। ये काम उनका नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, ये उनकी महानता है। लेकिन उनका लेवल बहुत ज़्यादा है, वो आपको सीधे लखपति करोड़पति बनाने के सिस्टम पे लेके जाते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है, तो वो डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आता, लेकिन वो नॉलेज भी आपके लिए सही है। आगे जा करके जब आप 8 स्टार बनेंगे, 7 स्टार बनेंगे, तो एक्चुअल में आपके काम वही ट्रेनिंग आने वाली है, मेरी ट्रेनिंग काम नहीं आने वाली। मैं आपको एलिमेंट्री लेवल की ट्रेनिंग देता हूँ, बिगनर्स लेवल की ट्रेनिंग देता हूँ। इस पे आप अभी काम कीजिए, फिर आप सीनियर बनेंगे, 7 स्टार 8 स्टार बनेंगे, तो ट्रेनिंग आपको वही काम आएगी जो हमारे गोल्डन लाइन, स्टार गोल्ड लाइन और डायरेक्टर वगैरह आपको दे रहे हैं। क्योंकि आपका भी जो पर्पस है हज़ारों रुपए कमाना नहीं है। मैं आपको जो ट्रेनिंग अभी दे रहा हूँ उससे आप हज़ारों रुपए कमाना, 50,000, 60,000, 70,000 कमाना शुरू कर देंगे। बट हम सब का टीएन्स, इतना तो हम नौकरी में भी कर सकते थे, हम सब का टीएन्स ज्वाइन करने का पर्पस है फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसमें हम लाखों रुपए कमाए, 6 डिजिट 7 डिजिट की इनकम। उसके लिए आपको उस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो भी सीखना इंपॉर्टेंट है। आप उसे भी सीखें, ध्यान से देखें, उसको भी इस्तेमाल करें, इसको भी इस्तेमाल करें। आप किस्मत वाले हैं कि ये लॉकडाउन हो गया और उन लोगों की डायरेक्ट ट्रेनिंग लेने का आपको मौका मिल रहा है। हम लोग जब जूनियर थे तो हम लोग केवल 7 स्टार 8 स्टार से सीखते थे, इसलिए हमारी ग्रोथ स्लो थी। आपको बहुत सारे लेवल की, अलग अलग लेवल की, बहुत लीडरशिप लेवल की ट्रेनिंग आपको अभी से मिल रही है, तो आपका ग्रोथ बहुत फास्ट होने वाला है। हमें 3 साल लगा 8 स्टार बनने में, आप साल भर में 8 स्टार बन सकते हैं, आपको इस लेवल की ट्रेनिंग मिल रही है। इसलिए खुश रहिए, सारे ही लीडर्स अच्छा सिखाते हैं और सभी कुछ ना कुछ सिखाएंगे आपको। इवन जो आपकी नीचे है, आपसे जूनियर है, आपकी डाउन लाइन है, वो भी आपको सिखा सकता है। सीखा किसी से भी जा सकता है। राम ने लक्ष्मण को रावण से भी सीखने के लिए भेजा था, और गलत सलाह भी कोई भी दे सकता है। तो अपना कॉमन सेंस, आपको कोई भी आके कुछ भी बताएगा, कोई बताएगा ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी कर लो, कोई आके बताएगा ये कंपनी अच्छी नहीं है, ये कंपनी छोड़ दो। आपको अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है, नहीं तो अगर आपने गलत सलाह ले ली तो गलत हो जाएगा। रावण ने किसी से सलाह ले ली कि इस बानर की पूंछ में आग लगा दो, क्या हुआ नतीजा? उसने अपनी बहन की सलाह लेकर पहले गलती की कि सीता का अपहरण कर लाया, तो उसका नतीजा हुआ कि हनुमान पहुंच गए सीता को ढूंढते हुए लंका। और किसी ने उसको गलत सलाह दे दी कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दो, उसने आग लगा दी, क्या हुआ? सोने की लंका जल गई। दोस्तों, कहा जाता है कि सोना जलता नहीं है, लेकिन सोने की लंका जला दी उस बानर ने। तो इसीलिए गलत सलाह भी मत लीजिए और सही सलाह किसी के पास भी हो। दोस्तों, हीरा चाहे कीचड़ में पड़ा हो, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, गोबर के ऊपर 2000 का नोट पड़ा हुआ दिखेगा, आप नहीं उठाएंगे। हीरा अगर कीचड़ में पड़ा रहेगा, गोबर में पड़ा, आपका मोबाइल, टॉयलेट तो गंदा होता है ना, आपकी अंगूठी टॉयलेट में गिर जाए, क्या छोड़ देंगे? आपकी सोने की अंगूठी टॉयलेट में गिर जाओ, दिख रही है कि टॉयलेट में अंदर गिरा हुआ है, आप नहीं उठाएंगे उसको, उठा करके धोएंगे नहीं। तो ज्ञान और ज्ञान बहुत सबसे कीमती चीज़ होती है। ज्ञान कहीं से भी मिले, लेना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। और गलत ज्ञान, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव नॉलेज चाहे कोई भी दे, दुनिया का कोई भी महान शख्सियत आकर के, कोई भी महान शख्सियत, भगवान आकर के नेगेटिव नॉलेज, नेगेटिव एनर्जी दे दे, नहीं लेना चाहिए। सही ज्ञान किसी से भी ले लो, गलत ज्ञान किसी से भी मत लो। सेफ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सप्लीमेंट्स खाते रहिए मेरी तरह। थैंक यू।